लेवल एक्सरसाइज के डाउट बोलो। स्टेट लेवल एक्सरसाइज आवाज फ्रीक्वेंसी सब प्रॉब्लम हो रहा था बंद प्लीज। इसमें से देखा किसी ने अभी रिसेंटली ये आवाज आती है बराबर या नहीं आती है? आता है बराबर? ठीक। स्टेट लेवल एक्सरसाइज एनी डाउट? 40 की बात कर रहे हैं। स्टेट लेवल एक्सरसाइज 30 ओल्ड 38 एंड न्यू 38 नंबर चेंज है उसमें मालूम है ना? क्वेश्चन बोलो आप। अरे क्वेश्चन कौन सा है मालूम नहीं पड़ रहा है क्या आपको? 38 वो वाला पोटेशियम क्लोराइड वो नहीं आया तुम्हें तो मत सॉल्व करो, नहीं आया तो। वो सेम क्वेश्चन मैंने बुक में 3 बार कराया हुआ है। हाँ वही मैं बोला था, अगर वो नहीं आया तो आप सॉल्व ही मत करें, आप रहने दीजिए, कुछ दिन ब्रेक लें 2-3 साल का। अरे वो केसीएल O3 वाला क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन इज देयर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में। वो डाउट है तो फिर नहीं बता रहा हूं मैं, दूसरा कोई डाउट है तो पूछो। 40 उसी में क्वेश्चन बोलो, नंबर समझ नहीं आया है, क्वेश्चन बोलो कौन सा है? हाँ समझ गया। ये देखिए पेज नंबर 44 पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर चेंज करने के बाद शायद 42 या कितना होता है? 44 होता है, ठीक है। 2 ग्राम मेटल है जो बॉर्न हो रहा है और ऑक्साइड कितना दे रहा है मालूम है? 3.2 ग्राम। मेटल कितना हो गया? 2 ग्राम। ऑक्साइड कितना हो गया? 3.2 ग्राम बराबर। ये देखो मेटल है 2 ग्राम, ऑक्साइड है 3.2 ग्राम। उसी मेटल का 1.42 ग्राम वापस बर्न हो रहा है और दूसरी का ऑक्साइड मिल रही है जो 2.27 ग्राम मिल रही है। Which law is verified by these data? क्या लगता है कौन सा लॉ वेरीफाई हो रहा है? बोलो। अगर मेटल है 2 ग्राम, ऑक्साइड है कितना? 3.2। मैं ऐसे मान लेता हूं कि दैट मेटल इज MOX, दैट मेटल इज बराबर, ठीक है। ये कितना है और ये कितना है बराबर, और 2 ग्राम और ये सामने कितना आ रहा है? उस एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना बस, क्योंकि मुझे देखना तो अलग अलग बोल रहे हैं सेम बोल रहे हैं। 2 gram of metal burned in oxygen gave 3.2 gram of its oxide. 1.42 gram of the same metal heated in steam to give 2.27 gram of its oxide. Which law is verified by these data? Law of constant proportion. एक ही ऑक्साइड को दो अलग तरीके से बना रहा है, एक ही ऑक्साइड को वो दो अलग तरीके से बना रहा है। जैसे उसने पहले वाले में कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया मान लो, तो दूसरे वाले में इसने कार्बन प्लस वाटर डाल के कार्बन मोनोऑक्साइड वापस बना दिया। देख मेटल का मास कितना है बताओ, तो ऑक्सीजन का मास कितना हुआ? अरे टोटल ऑक्साइड कितना है? 3.2 ना, तो उसमें मेटल का मास क्या है? बाकी का मेटल का बाकी का 1.2। इसमें देखो जरा, मेटल का 1.42 है तो ऑक्साइड का कितना हुआ देखो? 2.27 में से 1.42 माइनस कर दो, कितना बचा? कितना? 0.85 पक्का? 0.85। तो इस हिसाब से इन दोनों का रेशियो क्या हुआ? 2/1.2 ना। 2/1.2 को क्या में से लिख सकता हूँ? 20/12। What is 20/12? 4 5 4 5 4 3 5/3। इसका क्या हुआ? 142/85। अरे हाँ यार, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, सोचो किससे डिवाइड कर दें? टू से डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर लिया तो 3 से डिवाइड करो जरा। 3 3 3 4 12 बराबर, ठीक है। कितना बचा? 2 बचा। 3 7 21।
समथिंग 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 बराबर। और इसका क्या हुआ 3 2 सा 6 बराबर 3 8 सा 24 बराबर 47 अपॉन 28 अप्रोक्सीमेट। व्हाट इज 5/3? कितना होगा 5/3 बोलो? 1.6 ना, ठीक है। ट्वेंटी एट और 47 थोड़ा और डिवाइड कर देता हूँ, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 9 5 सा 45, 9 3 सा अप्रोक्सीमेट। फिर समझा? तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम। किधर से भी बनाओ, कहीं से भी बनाओ, अगर उनके जो एलिमेंट है बराबर, उनका जो मास है वो मास अगर सेम आ रहा है, मास अगर क्या आ रहा है, मास का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है? सेम। तो मतलब विच लॉ इज वेरीफाइड? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आया समझ में? ठीक है। ये तो थियरी थी इसलिए इतना सब करके बताया, वरना बताता ही नहीं था। सीधा सीधा क्या बोलता, दो कंपाउंड बना रहे हैं ना, आया ना, क्या दोनों में सेम मेटल यूज हुई? बोला हाँ। मतलब दोनों तरफ सेम ऑक्साइड बनी? बोला हाँ। अगर सेम ऑक्साइड बन रही है दोनों तरफ तो खत्म हो गया। एक ही कंपाउंड को आप अलग अलग तरीके से बना रहे हो, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ये स्टेटमेंट किस लॉ के लिए दी थी मैंने? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आया समझ में? अगला बोलो। जल्दी एनसीईआरटी लेवल पे आ जाओ। हाँ एनसीईआरटी लेवल में बोलो, पहला वाला डाउट कौन सा है? 13। कौन से क्वेश्चन दिए थे? 13 में क्या डाउट है मुझे समझाओ। कोई भी एक खड़ा होकर मुझे डाउट समझा दे, 13 का ये डाउट है मेरा, मैं डायरेक्ट उस पॉइंट को समझाता हूँ। फिर क्या डाउट है 13 में? इक्वेशन दी है, आया ना? कौन से टाइप का न्यूमेरिकल लग रहा है ये? क्या कुछ फैंसी पूछा है इसमें? परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी? नहीं। सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड है या दो या दो से ज्यादा है? दो या दो से ज्यादा है। मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या है ये? टाइप 2। कौन है 3 वाला? कौन सा 3 वाला? टाइप 3। टाइप 3 में परसेंटेज यील्ड आता है ना? किधर लिखा है उसमें? तुम्हारी बुक में लिखा है? गलत बुक पढ़ रहे हो फिर। टाइप 2 न्यूमेरिकल है। टाइप 2 में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा वाला है, ए है या बी है। कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसका रेशियो उसके मोल के रेशियो से कंपेयर करेंगे, तो उसके मोल का रेशियो निकाला, कितना आ रहा है? इक्वेशन क्या है? 4 प्लस गिव्स प्लस, ठीक है। Fe का एटॉमिक मास कितना होता है? 56। किसी ने अगर निकाला रहेगा तो टेल मी द नंबर ऑफ मोल ऑफ FeS2। टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। 25। पक्का? कितना दिया? 800 ग्राम दिया है क्या? तो हाँ, तो 25। दोनों का रेशियो क्या हुआ? इसका रेशियो क्या है? सेम रेशियो है, अलग अलग है? बात खत्म हो गई तेरी। टाइप 2 ए है या टाइप 2 बी है? लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा ना। तो डाउट क्या था तुम्हें? क्वेश्चन जब पूछ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना डाउट क्या है। इसमें कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेट्स फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। कम ऑन। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज नॉट इक्वल टू गिवन मोल रेशियो। व्हाट यू से, यस और नो? यस। लिमिटिंग रिएजेंट पे आ जाओ। FeS2 O2। Tell me the number of mole of FeS2 present. 5 by 4. Tell me the number of mole of O2. 25. Divided by 5 by 4 will be greater than 1. 25 by 11 will be greater than 2. तो obviously यही होगा। कितने लोग यहाँ तक पहुँचे थे? FeS2 is limiting reagent। ठीक है। अब क्या करेंगे? डाउट किसका है वो हाथ उठाए पहले। जब सब पहुंच गए थे तो डाउट किसका है? मेरे को वो क्वेश्चन आया। फिर सोच समझ के क्वेश्चन पूछे।
4 Fe पर H2 और ये क्या है, व्हाट्स द रेशियो, सबको समझा? 4 मोल कितना दे रहा है, 2, तो 5 कितना देगा, 2 into 5 upon 2 2 is 4, 2.5 is the answer. नोट कर लो एंड शाबाश। 14 पे डाउट होगा तुम्हारा, अरे अभी पूछ लो, अभी शर्मा मत, बोला जो डाउट पूछा उसमें इज्जत निकाल दी है। 14 वाले में क्या करेंगे क्या मालूम। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन की टाइप सेम है तो डाउट क्या है तुम्हारा, आप समझे? क्या इस क्वेश्चन की टाइप अलग थी? अब कुछ लोगों का क्या डाउट होता है मालूम है, 800 ग्राम दिया 200 ग्राम डिवाइड कौन करेगा, Fe का एटॉमिक मास क्या है, तो ये सब के लिए मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी का, समझा मेरा बात? कोई इसलिए नहीं सॉल्व करते, ये देखा हुआ ही नहीं है कभी जिंदगी में, तो बोल देते सर कराएंगे, डाउट बोल देना उधर, इसलिए जब पूछना जरूरी होता है। What is the ratio of these? 1:1. HCl कितना दिया है? 146 ग्राम, वो जरूरी है बोलना। What's the ratio of coefficient? 1:1. तो यहाँ पे दूसरे वाले के बारे में देखना है, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा। 146 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो तो। हाँ, 136 डिवाइड बाय 36.5 4, तो दे रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 1:1। अपनी बुक में देखे बाबा, तो 1 मोल के लिए लगेगा, अगर आपके पास HCl 4 मोल है तो ये कितना लगेगा, तो आंसर क्या आ गया? आपने जो पीछे वो आंसर की बनाई उसमें नोट करते रहे, हाँ वो बाद में नोट कर लेना प्लीज, बस टाइम वेस्ट नहीं। ये हो गया तुम्हारा, चलो आ जाओ, पेज से स्टार्ट करो, हेडिंग डालो सॉल्यूशन। ऑलरेडी काफी लेट हो गया, 1 घंटे का पार्ट तो मुझे ही पढ़ाना है। फिर कर दूं मैं, ठीक है। यार 2 दिन के बीच में झगड़ा ही करा देती थी। मैं बोल रहा हूँ आंसर बी दिया है, बोलती नहीं सर ने बोला डी है। 13 हो गया कॉपी करके, 14 का क्या है, हो गया? राइट द हेडिंग सॉल्यूशन, हाँ सिर्फ नाम ही सॉल्यूशन है बस। पिछले साल क्या रहेगा, डी, इस साल भी बोल दिया रहेगा। पुरानी वाली बुक तो नहीं है, पुरानी वाली बुक क्या की? तू अलग सॉल्व करती है, अलग सॉल्व करती है, ऐसा वो क्यों नहीं करती? दो बुकें तो सॉल्व करना चाहिए ना दोनों। क्या नाम है, वीडियो बंद कर देते, क्या नाम है आपका? नहीं ये, हाँ देखो, today we are going to discuss regarding the concentration part by any means, back to discussion जो सब, let's see। आज का जो डिस्कशन है वो कंसंट्रेशन टर्म के रिलेटेड है, बट कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत क्या है, कैसे डिस्कशन है, वो सारी चीजें अपन, मुझे तो चाहिए सिर्फ फार्मूला, ठीक है? आखिरी में मैं फार्मूला आपको बताऊंगा कि देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, ठीक है? अब कंसंट्रेशन क्यों चाहिए उसका भी पॉइंट है कि डेली लाइफ में भी आपको कंसंट्रेशन की बातें समझ में आती ही है। अब मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, उसमें आप 2 किलो 5 किलो 10 किलो ऐसा 20 केजी सॉल्ट नहीं ऐड करते, आया ना? क्या आपने मान लो लाइफ में कभी चाय नहीं बनाई है, पहली बार गए किचन में चाय बनाने के लिए, बराबर, फिर आपने पानी लिया गर्म करने के लिए, उसके बाद आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें 5 किलो सॉल्ट डाल देंगे,
पहली बार जा रहे हैं ना, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। समझदार कोई जाए तो सब बोल देता था शुगर ऐड करने का। तो तुम 5 किलो सॉल्ट थोड़ी ना डालोगे, सॉल्ट डालोगे लेकिन थोड़ा कम डालोगे, हिसाब से डालोगे, 1 स्पून 2 स्पून ऐसा। आया ना। अब कंसंट्रेशन टर्म के बारे में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो। फिर एक कोई दूसरा तुम्हें समझाने के लिए आया, बोला बाबा इतना नहीं डालते, 2 चम्मच ही सॉल्ट डालते। डिफरेंस समझा, अमाउंट का डिफरेंस हुआ। आप अलग अमाउंट पे बात कर रहे थे, सामने वाला अलग अमाउंट पे बात कर रहा है। इसी अमाउंट को समझना है मुझे किसी सॉल्यूशन में, उसके लिए मैं टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन। क्या टर्म है? कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो अब असली में पढ़ना चालू करते हैं। सॉल्यूशन डेफिनेशन क्या है, किसे सॉल्यूशन बोला जाता है एक्चुअली। जब भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। True solution is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture which is made up of 2 or more non-reacting component. 2 or more non-reacting components. So what if they react? Then they are called reactants, not mixtures. अगर वो आपस में react होते हैं तो उनका नाम reactant होता है, उन्हें mixture नहीं बोला जाता है। समझा? NaOH is mixed with HCl. One is acid, the other is base. वो reactant है। समझा? NaCl is mixed with water. That is mixture. क्योंकि NaCl water से react नहीं होता। आप समझ रहे मेरी बात को? तो सेकंड पॉइंट में मैंने वही दिया कि 2 or more which kind of component? जो कैसा मिक्सचर बनाना चाहिए? Homogeneous. Homogeneous मतलब क्या होता है? With throughout the phase remains same. Start to end वो जो solution है उसका phase same हो। Phases like solid, liquid, gas, aqueous, non-aqueous, ऐसे सब बोलते हैं अपन phase में। ठीक है? आगे की लाइन में मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि whose composition can be changed. Whose composition can be changed within certain limits. जिसमें आप कंपोनेंट की कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर, यू कैन ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट आल्सो। समझा? जैसे मैं बोलता हूँ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन 1 लीटर वाटर, तो वाटर बढ़ा सकते हैं उसमें। अरे हाँ है ना। यू कैन ऐड 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट आल्सो। क्या जरूरी है 10 ग्राम ही ऐड करना है? 5 भी चलेगा ना, 3 भी चलेगा, और 2 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। आप समझे मेरी बात? जिसमें आप कंपोजिशन को whose composition can be changed within, आया समझ में? बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 लीटर वाटर में यू आर एडिंग 100 kg सॉल्ट, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। समझा मेरा बात? डेफिनेशन के 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा पॉइंट 2 or more non-reacting components, तीसरा पॉइंट whose composition can be within। Let me give you few examples. Example number 1, this is a container which consists of salt and water. There are 2 components, the phase will be 1. आया ना? And it is popular by the name of salt solution. Number 2, secondly, जैसे मैं बोलता हूँ कि there is sugar plus water. Tell me the number of components. फॉर्मूला अलग है तो कंपोनेंट अलग हो गया, सीधा सीधा। फेज क्या होगा? बराबर। ये क्या बोला जाएगा? जैसे अब कोई पूछे सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है, बोला एक्वस फेज है, लिक्विड है ना। शुगर सॉल्यूशन कैसा फेज है? एक्वस फेज है। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेनी गैसेस। कंपोनेंट 3, फेज 1, सिंपल वर्ड, एयर। एयर इज अ डैश mixture. Air is a homogeneous mixture. समझ रहे बात को? One more, your favorite. The ethyl alcohol is mixed with water. Tell me the number of component. 2. Phase will be 1. Liquid phase हो गया नहीं? तब alcoholic solution क्या बोला जाएगा उसे? Alcoholic solution. समझा मेरा बात? तो these are the solution. ठीक है। अब इसमें मैं ये भी जानना चाहता हूँ
कि मान लीजिए सॉल्ट और वाटर है, किसी ने 10 ग्राम ऐड किया, किसी ने 20 ग्राम ऐड किया, किसी ने 30 ग्राम ऐड किया, किसी ने 10 ग्राम ऐड किया 1 लीटर वाटर में, किसी ने 20 ग्राम ऐड किया 5 लीटर वाटर में, 30 ग्राम ऐड किया 10 लीटर वाटर में। तो अरे हर एक जगह अलग अलग अमाउंट है ना, उसे समझने के लिए टर्म आता है कंसंट्रेशन। क्या टर्म आता है? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के पहले कुछ और बातें हैं। लेट अस अंडरस्टैंड solute and solvent. You know, one is called solute and the other one is called solvent. Yes. Rules to decide solute and solvent. ठीक है, rule number 1. First, solvent and solution. सुनना मेरी बातों को ध्यान से एकदम। Solvent and solution are always in same phase. Solvent और solution जो होते हैं ना, वो हमेशा एक ही फेज में होते हैं। Solvent and solution are always in a same phase. Overall it is what? Aqueous, liquid, water क्या है? Liquid ना, मतलब water क्या है यहाँ पे? Solvent. Overall it is what? Aqueous, it is liquid, water is what? Liquid. तो water क्या हो गया? Solvent. But sir, अगर वो सेम ही हो सब तो सर ऑल द कंपोनेंट्स आर इन द सेम फेज, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब एक जैसे, जैसे यहाँ देखो सब गैस ही है, यहाँ देखो सब लिक्विड। तो उसके लिए रूल 2, रूल का सेकंड पार्ट, इफ दे ऑल आर इन द सेम फेज, इफ दे ऑल आर इन द सेम फेज, इफ दे ऑल आर इन द सेम फेज, द वन व्हिच इज इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, द वन व्हिच इज इन इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होगा बात खत्म हो गई, समझा? बट फॉर यू सीधा सीधा याद रखना है कि वाटर इज अ सॉल्वेंट, खत्म। तुम्हारे सिलेबस में यही है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। वरना मैं आपको 3 केस बताता था, ठीक है? देखो केस नंबर 1, ये ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, इधर 40 ml इथाइल अल्कोहल, पता ना कितना, 20 30 40, ए बाबा हार्ड कैपेसिटी, इधर 60 ml इथाइल अल्कोहल है, ये 40 ml में 60 ml वाटर आ रहा है, ये 60 ml में 40 ml वाटर आ रहा है, मेरे लिए सॉलिड सॉल्वेंट अलग है, उसके लिए सॉलिड सॉल्वेंट अलग है। बट तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए वाटर इज ऑलवेज सॉलिड, बराबर? ठीक है, तो बोले नहीं सर, तो बोला ठीक है चलो इक्वल बांट लेंगे, 50-50 दे दिया। 50 ml अल्कोहल, पहला वो आता है, वाटर थोड़ी आता है पहला, कौन किधर सीख रहा है ये सब, गलत। 50 ml अल्कोहल, 50 ml वाटर, 50 ml अल्कोहल, 50 ml वाटर। तो अभी मेरे पास चॉइस है, मैं खुद से भी मान सकता हूँ कि वाटर इज सॉल्वेंट, आइदर वाटर इज सॉल्वेंट और अल्कोहल इज सॉल्वेंट, उसके पास भी चॉइस है, वो खुद से मान सकता है कि वाटर इज सॉल्वेंट और alcohol is solvent. You got my point. But just for you, water is always solvent. समझा मेरा बात? ठीक है? ठीक से भूल भी गया तभी भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, समझा? क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करेंगे ना अगर, तो इनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, बराबर? वो ग्लास वापस दे दे भाई। हाँ, जरूरत पड़ेगी इसके भी मेरे को। On the basis of number of component, on the basis of number of component, कितने component है उस बेसिस पे भी अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। देखो component के बेसिस पे, if I say component is 2, then the solution is called binary solution. What it is called? Binary solution. ये समझा, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, ऐसे 4 भी हो सकते हैं। If component is 3, then the solution is called ternary solution. What it is called? Ternary solution. If component is 4, then the solution is called quaternary solution. ठीक है? Which consists of 3 solute and 1 solvent. एक बात आप समझ जाएंगे यहाँ पे। Which consists of 2 solute and 1 solvent. Which consists of 1 solute and, मतलब एक बात तो फिक्स है सॉल्यूशन में
एक ही सॉल्वेंट होता है, भले कितने भी कंपोनेंट हो। आप समझे मेरी बात को? ठीक है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ना, नंबर 2, फर्स्ट समझा सबको? सेकंड जो क्राइटेरिया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखो कोई भी अमाउंट कम ज्यादा नहीं होता अनटिल अनलेस उसे कंपेयर ना किया जाए। ठीक है, 50 रुपए कम है या ज्यादा है? आंसर इज, अब कंपेयर कैसे करते? अ पर्सन हु अर्न्स 50 रुपीस पर डे, वो पूरा अगर 8 घंटा पूरा दिन काम करेगा तो 50 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए 50 रुपए खर्चा करना बहुत डिफिकल्ट है। अ पर्सन हु अर्न्स 5 लाख रुपीस पर मंथ, उसके लिए 50 रुपए मैटर ही नहीं कर रहा है शायद। ये क्वेश्चन किसको पूछा जा रहा है वो बहुत जरूरी है। शायद किसी के पास ये 50 रुपए आ जाए तो उस दिन खाना खा लेगा, समझा? शायद कोई ऐसा भी है जो खाना खाने के बाद ही 50 रुपए टिप दे देगा, दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी कोई अमाउंट छोटा बड़ा नहीं होता। असलियत में तो तुम्हारा परसेंटेज भी जब तक कंपेयर ना किया जाए तब तक छोटा बड़ा नहीं है ना। अब रोनी को तो 95% वाला भी रोकता है, उसको 96 आ गया, अपना 95 उसका 96 में आधा टेंशन है। हाँ है ना, समझा नहीं समझा? अब ऐसा है तो 40% वाले का क्या फिर? वो तो मर जाए बेचारा ये सोच के कि इसको तो वैसे डबल से भी ज्यादा है। तीसरा केस सुनो, जो फेल हो गया वो तो ये भी वो सोचता रहेगा ना, पास हो जाता तभी भी चलता। तो ये सब घर वालों की सोच है, घर पे ऐसा बोलना मत कभी। हाँ, मैं तो क्लियर डिनाई कर दूंगा। मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में समझा रहा था, ये अलग समझ रहे थे। हाँ, वीडियो डिलीट करा देंगे, उसमें क्या है? सिस्टम ही अपने, तो फर्क क्या पड़ता है? तू वीडियो लेके आओगे ना, वीडियो डिलीट करा देंगे। मतलब मैं है ही नहीं, वीडियो अपना ही नहीं, अपना ही नहीं, कोई दूसरा है। मतलब बाद वाली क्लास की आवाज आ गई थी, वो कुछ अलग समझा रहे थे, ये आवाज मिक्स हो गई। बहुत सारे इधर आ जाओ, ये हमेशा याद रखना, तुम पढ़ने आते हैं और मैं पढ़ा रहा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे देखो, आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बेसिकली नंबर छोटा बड़ा होता ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आता कि किस नंबर के बाद छोटा बड़ा बोलना है। अरे 1 भी बड़ा है 0.0001 से, और 1 छोटा है 100 से। इस बारे में बोल रहा हूँ। ये आज समझा दिया, आज के बाद वापस नहीं बताऊंगा नंबर्स के बारे में। छोटा बड़ा मतलब क्या हो गया? रिलेटिवली। आप समझे मेरी बात? बोलो हाँ या ना? ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना, एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? which contain relatively, वर्ड समझा? हाँ, इसलिए वो वर्ड लिखा मैंने वहां पे। ठीक है, relatively less amount of solute। क्या बोलो? relatively less amount of solute। concentrated solution, relatively more amount of, मतलब these are the two containers. The first one consists of 10 gram NaCl in 1 liter water। ठीक है, the second one consists of 20 gram NaCl in 1 liter water। So if I compare, तो ये वाले में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसकी कंपैरिजन में बोलो हाँ या ना? हाँ। ठीक है, चलो लेट मी राइट सॉल्यूशन। वाटर नहीं लिखता हूं, चलो सॉल्यूशन लिख देता हूं। ठीक है, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन 20 ग्राम है, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम है। किसका सॉल्यूट ज्यादा है? ये, तो इसे बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दिस वन विल बी कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर यहीं पे 100 आ जाए तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ये डाइल्यूट और ये वेरी डाइल्यूट। समझा वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं? इसलिए बोल रहा था मैं कि नंबर के हिसाब से मत चलो कभी। अरे हाँ या ना? हाँ। ठीक है, लेट्स सी। तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में ये कंसंट्रेशन देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? ठीक है,
पहले तुम इसकी डेफिनेशन समझ लो, इसकी मीनिंग समझ लो कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, क्या बताना चाहते हो। जब मैंने यहाँ पे बोला 10 ग्राम NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मैं क्या बताना चाहता था? मैं बोलना चाहता था अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन दैट सॉल्यूशन और इन दैट सॉल्वेंट, कितना सोल्यूट है इसके पास सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। तो इसको डिफाइन भी ऐसे ही किया गया है, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, सुनना बातों को ध्यान से, प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब कितना सॉल्यूट आपने ऐड किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे वो यूनिट अमाउंट क्या लिया था, 1 लीटर लिया था, कितना ऐड किया था, सॉल्यूट कितना था 10, इधर याद आया कुछ? यही इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आप इस बात को जिस तरीके से भी एक्सप्रेस करो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है। वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या मैं NaCl को मोल के भी टर्म्स में बोल सकता हूं? चलो ऐसे बोलता हूं, 1 मोल NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 10 मोल NaCl in 1 liter solution, 100 मोल NaCl in 1 liter solution. Again I am expressing what? Concentration. ये मेरे concentration बोलने के तरीके हैं भाई, जहाँ पे मैं इंडायरेक्टली यही बताऊंगा हमेशा कि इतना सोल्यूट है इतना सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। वो बोलने का तरीका वॉल्यूम भी हो सकता है, बराबर। अब हम 3 लोग हैं, बराबर, 1 2 3। 10 ml methyl alcohol in 100 ml water, 20 ml methyl alcohol in 100 ml water, 30 ml methyl alcohol in 100 ml water। डिफरेंस समझ रहे हैं? Which solution is more concentrated? The last one. Which is the least concentrated? The first one. Arrange it in the increasing order of their concentration. A greater than A, less than B, B less than C. तरीका समझ रहे हैं बोलने का? सी मेरे पास दो पॉइंट दे, मैं चाहता तो सीधा फॉर्मूला बताता जो किया जाता है, बट मैं आपको वो पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। एक पॉइंट अपन ऐसा भी बोलते हैं, a solution whose concentration is already known to us, is called standard solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, such kind of solutions are called standard solutions। समझ रहे मेरी बात? ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी, उसको बोलते हैं, समझा? ठीक है। Concentration is something which cannot be divided। Now let me tell you मैं क्या बोलना चाहता हूँ। See, this is 1 liter solution, 1 लीटर सॉल्यूशन है, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 1 लीटर म्हणजे किती, 1000 ml, 1 is 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। बातों को समझे मेरे? क्या सॉल्यूशन डिवाइड हो गया? से यस और नो। कंसंट्रेशन डिवाइड नहीं होगा, वो बताता। ये 1 लीटर सॉल्यूशन था ना, इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलार, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन क्या है सर? व्हाट इज मोलार? अरे वेट फॉर 1 मोलार कुछ तो है कंसंट्रेशन, बराबर। तो सर ने क्या समझाया कि सॉल्यूशन तो डिवाइड हो गया, बट ये जो 100 ml है ना, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलार ही है, 200 का भी 1 मोलार है, 300 का भी 1 मोलार है, 400 का भी 1 मोलार है। मतलब concentration is something which cannot be divided if solution gets divided। वो डिवाइड हो चलेगा, concentration डिवाइड नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? क्लियर है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मेरा एग्जांपल गलत है, आई एग्री, ठीक है, बट पॉइंट समझा देगा। 1 लीटर फ्रूटी का बॉटल आया, ठीक है, पहली बेंच को 100 ml दे दिया खुशी में पहले, फिर याद आया नहीं बाबा 50 बच्चे हैं, 100 ml में तो और 5 लीटर लगेगा, अरे 2.5 लीटर लगेगा, सॉरी 100 बच्चे बाजू वाली क्लास को भी गिन दिया।
तो अभी याद है कि नहीं, नहीं 1 लीटर में तो हो ही नहीं पाएगा। फिर अगले बेंच को 50-50 ही दिया, फिर बोला नहीं नहीं और थोड़ा कम करना पड़ेगा, फिर 30, फिर 20, फिर 10, आखिरी तक पहुंचते पहुंचते स्कूल में दिया। उस फ्रूटी को ऐसे बांटा, क्या सब जगह अनइवन बटा है? हाँ। तो सबके लिए फ्रूटी का टेस्ट अलग अलग है या सेम है? सेम। वो कंसंट्रेशन नहीं है, मैं समझता हूँ, बट तुम मेरे फीलिंग को समझ जाओगे। इसलिए मैंने बोला कि भले मेरा एग्जांपल गलत होगा, आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ठीक है, ये भी 1 ml होगा, ये भी 1 मोलार होगा, ये भी 1 मोलार रहेगा और ये भी 1 मोलार रहेगा। सर मैंने पानी ऐड किया तो क्या पानी डिवाइडेड में आता है? पानी अलग चीज हो गई ना बाबा। यू आर एडिंग वाटर, इट मीन यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वो अलग चीज हो गई। मैंने क्या बोला, डाइल्यूशन या डिवाइड? डिवाइड। तुम्हें मिला 5 ml फ्रूटी, तुम बोले नहीं बाबा 5 ml तो इज्जत का कचरा हो गया, तुमने फट से पानी डाल दिया उसमें, 5 ml को 50 कर दिया, एक चेंज हो गया ना। मैंने डाइल्यूशन की बात नहीं की, मैंने डिवाइड की बात की। ठीक है, कि concentration is something which cannot be, yes, it is expressed in 2 types, there are 2 groups जिसमें concentration को एक्सप्रेस किया जाता है। 2 ग्रुप होते हैं जिनमें concentration को क्या किया गया है? एक्सप्रेस किया गया है। बराबर, 2 तरीके से बताया गया है। पहला तरीका होता है परसेंटेज के टर्म्स में बताने का, और दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन के टर्म्स में बताना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। इफ एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब फ्रैक्शन है, और वो मल्टीप्लाई 100 हो रहा है तो क्या बन जाता है? परसेंटेज जो बेसिकली टर्म है ना, इट इज यूज्ड बाय पब्लिक, ये पब्लिक ज्यादा यूज करती है, पब्लिक के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, फॉर पब्लिक बाय पब्लिक, ऐसी वाली सिचुएशन बराबर लोगों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट्स होती हैं जनरली स्मॉलर यूनिट्स आर यूज्ड, जनरली स्मॉलर यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द अलजेब्रिक कन्वीनियंट, वेयर मास के लिए ग्राम, वॉल्यूम के लिए ml, ऐसे सब यूनिट्स यूज होती हैं। ठीक है, और मैं अगर आगे बोलूं तो फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि परसेंटेज में आप कुछ भी जब अज्यूम करोगे खुद से, तो इट इज अज्यूम्ड आउट ऑफ 100। नहीं समझ? मान लो एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कि परसेंटेज क्यों पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, क्यों समझना आसान है। जैसे मैंने बोला, मान लो मेरा 10% प्रॉपर्टी में आपका, तो 10 करोड़ में इसका कितना? 1 करोड़। मैथ्स नहीं आता फिर भी आ जाएगा। हाँ बोला, ये सब भूल जाए भाई, कोई बात नहीं। हाँ, एक तो पहले 10 करोड़ है नहीं अपने पास, पता चला छूटा नहीं, पहले पेपर लेके आ गए, साइन भी कर दो इस पे अभी, क्या लीगल रहेगा तो बेटर है। ये तो एग्जांपल के लिए बता रहा था, वो तो 100 में 200 बोल दूंगा, मेरा क्या है कि नहीं। वापस आ जाए भाई, एग्जांपल गलत हो गया, वापस 100 रुपए है, असली एग्जांपल पे आएंगे। ये इतना वीडियो में से कट करा देंगे भाई। 100 रुपए आपको बोला गया, 20% आपका, तो 20 आपका हो गया ना। परसेंटेज समझना इजी है, समझा? इसके लिए साइंस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली साइंस यूज होती है। बराबर, जैसे यहाँ पे पब्लिक लिखा है ना, वहां पे वर्ड लिखूंगा साइंस, लैब के टर्म्स हैं ये सब, लैब में इसी टर्म में बात की जाता है। ठीक है सर, ये पब्लिक में कहाँ कैसे यूज होता है? जैसे सैनिटाइजर 60% V/V, 40% V/V, 50% V/V, मतलब 100 ml में 50 ml इथाइल अल्कोहल है, ऐसा। टैबलेट लेके आइए, टैबलेट के ऊपर देखिए लिखा रहता है, अरे खाने वाली टैबलेट, उस पे लिखा रहता है 5% W/W दिस कंपोजिशन, मतलब ये 5 ग्राम है 100 ग्राम में। सर 100 आपने क्यों माना? परसेंटेज दिया तो कितने में से मानते हैं? हाँ या ना? मैंने उसको बोला ना 10%, तो उसने 100 में से ही माना ना, इसलिए 10 करोड़ का 1 करोड़ हिसाब लगा दिया उसने, मतलब हो गया। चलो समझा नहीं समझा मेरा बात? ठीक है, क्यों जनरली लार्जर यूनिट्स आर यूज्ड, ज्यादातर यहाँ पे लार्जर यूनिट्स यूज की जाती हैं, जिसमें मास के लिए किलोग्राम है और वॉल्यूम के लिए लीटर है। यहाँ कुछ भी अज्यूम करना होगा तो इट इज आउट ऑफ 1। मैंने बोला कि आधा हिस्सा आपका, अच्छा बोलने का बाबा, हाँ आप आगे बैठे इसलिए आपको बताया जा रहा है। बोला आधा हिस्सा आपका, तो बोला एक में से आधा हो गया ना, फिर भूल जाए, पहले मेरे को मिल जाए फिर मैं बांटूं। इट इज अज्यूम्ड आउट ऑफ 100, इट इज अज्यूम्ड आउट ऑफ 1, ये डिफरेंस है। ठीक है, परसेंटेज में जैसे टर्म्स क्या आते हैं मालूम है? कंसंट्रेशन टर्म बोलने के लिए
परसेंटेज बाय मास, W by W, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, समझ रहे हो? ये न्यूमरेटर पार्ट और ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर और ये ऐसे ही देखना है उसको। यहाँ पे भी फ्रैक्शन में भी कई सारे टर्म्स हैं। पहला वाला तो आपका पहचान का है, मोल फ्रैक्शन। यू रिमेंबर मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। हाँ मतलब उसको लिख दिया वही बहुत बड़ी बात होगी। स्ट्रेंथ, ऐसे कई सारे कॉन्सेंट्रेशन को बताने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने बोला तो मैंने क्या समझा, मैं क्या जानना चाहता था? मैं जानना चाहता था अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन। मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। सॉल्वेंट ना एक ही जगह आता है मोलालिटी में, बाकी सब जगह डिनोमिनेटर में क्या आता है? सॉल्यूशन। न्यूमरेटर फिक्स है, अमाउंट ऑफ। अमाउंट कैसे बोलोगे आप? कैसे बोलोगे? केमिस्ट्री में अमाउंट कैसे बोलते हो? सर उसका मास बता देते हैं 800 ग्राम, 5 मोल, या वॉल्यूम बता देते हैं ना। मतलब दो तरीका है, या तो मास फैक्टर या तो वॉल्यूम फैक्टर, या तो मास फैक्टर या तो वॉल्यूम फैक्टर। अरे आप समझ रहे हो मेरी बात को? या तो मास फैक्टर में बात होती है, या तो मास का मतलब क्या? या तो W बोल दो या तो नंबर ऑफ मोल्स बोल दो ना। नंबर ऑफ मोल्स किसके टर्म फैक्टर में आएगा, मास में या वॉल्यूम में? मास। वॉल्यूम में क्यों नहीं? सर अगर आपने बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास, आंसर व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस? 44 ग्राम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? बट वो एसटीपी पे ना, उसकी कंडीशन है, जहां कंडीशन है वहां रिलेशन नहीं होता भाई, बड़ा बात है, ध्यान देना। इसलिए वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशन नहीं है। मोल किसके साथ जाता है हमेशा? ठीक है। वरना कोई बोलेगा ना आपने मोल के लिए मास बताया ना, मैं मोल के लिए वॉल्यूम बताता हूं, पर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे वर्ड का, एट एसटीपी। नहीं बोला तो आइडियल गैस इक्वेशन तुमने सीखी नहीं है, निकाल नहीं पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। इधर का भी अमाउंट किस फॉर्म में आएगा? या तो मास, या तो मास हुआ तो, या तो W या तो वॉल्यूम, तो V है ही, आया ना। तो इस बेसिस पे 3 पार्ट में डिराइव किया गया है। पहले को बोलते हैं W by W, दूसरे को बोलते हैं W by V, और तीसरे को बोलते हैं V by V। 3 पार्ट में, पहला पार्ट W by W, दूसरा पार्ट W by V, तीसरा पार्ट V by V, फर्स्ट पार्ट W by W, सेकंड पार्ट W by V, तीसरा पार्ट V by V। देखिए W by W में सबसे पहला फॉर्मूला मैं स्टार्ट कर रहा हूं, परसेंटेज W by W। The first formula is percentage W by W। अब इतनी सारी चीजों से ना शायद आप ये समझ लेंगे इस फॉर्मूले को कैसे बोला जाएगा। इसका जो पहला W होगा, जो फर्स्ट W है, वो किसके लिए है? और दूसरा W किसके लिए? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट तो फिक्स है ना, मोलालिटी में ही आता है। क्या ये मोलालिटी है? तो इतने पागल नहीं है, फिर सॉल्वेंट बोल देंगे। बोलो हाँ है ना। कोई भी चीज परसेंटेज में होती है तो शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100। गेट रेडी, कम ऑन, आंसर कैसे लिखेंगे? परसेंटेज W by W, इट इज amount of solute divided by amount of solution into 100। Yes, very good। Second, percentage W by V कैसे बोलेंगे? amount of solute upon amount of। चलो मैं थोड़ा और इसको इजी कर देता हूँ। अमाउंट की जगह मैं वर्ड ऐसे लिखूंगा, weight of solute upon weight of solution। अमाउंट की जगह, क्योंकि देखो आप अमाउंट में थोड़ा weight of solute upon volume of solution मल्टीप्लाई बाय 100। इसका वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml। क्यों? परसेंटेज है ना, परसेंटेज में यूनिट छोटी वाली होती है, वॉल्यूम की यूनिट ml। अरे नहीं समझा मेरा बात? परसेंटेज V by V, come on, volume of solute upon volume of solution multiply by 100। You got my point? Yes।
इसी का दूसरा भाई है ppm. दिस इज परसेंट, पर 100 ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 है. पर मिलियन, मिलियन कितना होता है 10⁶. तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि उसका नाम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन. ये सब जहां पे क्वांटिटी बहुत कम होती है ना वहां यूज किए जाते हैं, पार्ट्स पर बिलियन, ppm ppb. इसे क्या बोलोगे, बिलियन 10⁹9. बराबर. कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ. ये 5 फॉर्मूले तो सीधे सीधे याद हो जाने चाहिए. छठा में गारंटी देता हूं तुम्हें पहले से याद है. कुछ याद है, क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट. याद है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल. आया ना. ऐसे सारे फ्रैक्शंस को जब ऐड करोगे तो उनका सम क्या होगा, 1. आई टोल्ड यू 100 200 300 400 कंट्रीब्यूशन है, टोटल कितना हो गया 1000. 100/1000, 200/1000, 300/1000, 400/1000. Sum is 100/1000. Sum of fraction is always 1. ये बोर्ड पे लिखे अभी के 6 फॉर्मूले तुम्हें पहले से आ जाए. ठीक है. नंबर 5 मोलालिटी. मोलालिटी तो स्पेशल है बाबा, जिसमें सॉल्यूट अपॉन क्या आता है, सॉल्यूट में क्या है, अमाउंट में क्या है, मास और मोल. वहां पे मोल यूज होता है. डिफाइन ऐसे होता है मोलालिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन केजी. अलग अलग तरीके ना, बट दोनों तो मास फैक्टर ही हुए ना. ऊपर भी W है और नीचे भी W, मास फैक्टर. This is number 6. Number 7, the most important term, molarity. Either M or C, whatever you represent, doesn't matter. This is small m. Remember, this is small m. Molarity. Molarity को क्या लिखते हैं? Molarity को लिखते हैं number of moles, number of mole of solute upon volume of solution in लीटर. वाई लीटर, सर वो फ्रैक्शन है ना, तो आपने बोला था जनरली लीटर ही यूज होगा वॉल्यूम के लिए. नंबर 8, एक तो काफी इजी है, नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी की रिप्रेजेंटेशन n होती है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर. मोलारिटी इनटू n फैक्टर. अभी के लिए n फैक्टर याद करते जाएंगे, आगे समझाऊंगा n फैक्टर क्या होता है. ठीक है, अभी के लिए याद करके आगे बढ़ेंगे. मोलारिटी टू n फैक्टर. नंबर 9 स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के लिए लिखते हैं S. S इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट होता है ग्राम में, सॉल्यूशन होता है लीटर में, तो इसकी यूनिट बनती है ग्राम पर लीटर. ठीक है, इसकी यूनिट बनती है मोल पर केजी. इसी को बोलते हैं मोलल. क्या बोलते हैं, मोलल. ये नंबर 9 हो गया और ये हो गया नंबर 10. क्लियर हो रहा है बात? हाँ है ना. ठीक है, मैंने बोला था ना आज सिर्फ फॉर्मूले समझाऊंगा. अब वो आखिरी के 3 मिनट में मैं फॉर्मूले बताऊंगा, इसी के फॉर्मूले. जहां पे भी 1 लिखेंगे, 1 विल रिप्रेजेंट सॉल्वेंट और 2 विल रिप्रेजेंट सॉल्यूट. मतलब किसी के साथ 1 लिखा हुआ है तो वो किसका मास है, सॉल्वेंट. 2 लिखा हुआ है तो वो किसका मास है, सॉल्यूट. V2 VV वॉल्यूम ऑफ V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. सर सॉल्यूशन अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, वरना 1+2 लिख देते हैं. ठीक है. W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. इस तरीके से जाना है. अब समझ रहे मेरी बात को?
हाँ ना बोलो भाई। हाँ। सिंबॉलिक नोटेशंस 1 2 का यूज करके सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूं। पहला फर्स्ट परसेंटेज w बाय w क्या हो जाएगा w2 अपॉन w सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, सबको समझाइएगा 2 क्यों लिखा, अरे सॉल्यूट था ना, इसलिए w2 अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय ppm, कम ऑन w2 अपॉन w सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय तीसरा ppb, कम ऑन w अपॉन w सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय चौथा मूल फ्रैक्शन x1 को क्या लिखेंगे बोलो n1 अपॉन n टोटल, x2 n2 अपॉन बराबर। पांचवा मोलालिटी n2 अपॉन w1 इन kg, n2 को क्या मैं w2 by n2 भी लिख सकता हूं। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मान लो मास दिया है, मोल्स निकालना है, क्या करोगे मास अपॉन तो ये n2 जो है नंबर ऑफ मोल्स, उसकी जगह मास अपॉन मोलार मास भी लिख सकते हैं ना, मास इज w मोलार मास इज m सॉल्यूट के लिए, तो इसे क्या लिखा जा सकता है w2 अपॉन m2 इनटू, चेक करो m2 की जगह तुमने क्या लिख दिया w2 अपॉन m2, दैट इज फार्मूला नंबर 5 बराबर। फार्मूला नंबर 6 परसेंटेज w by v, परसेंटेज w by v क्या लिखेंगे बोलो, देखो आपके w2 अपॉन v सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय बराबर। फार्मूला नंबर 7 मोलैरिटी क्या लिखेंगे n2 अपॉन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये वाला मिलीलीटर है, चेक कर लो, n2 फिर 2 लिखने की जरूरत, n2 की जगह क्या लिख सकते हो w2 अपॉन into v solution, number of moles mass upon number of moles of solute, mass of solute upon molar mass of, वो भी तो बोलो solute, वो खा जा रहे हो। नॉर्मलिटी का क्या लिखोगे मोलारिटी into n फैक्टर, स्ट्रेंथ का क्या लिखोगे mass of the solute upon volume of in, this is unit number 10 percentage v by v, v2 upon multiply by ml upon ml, नहीं समझा, तो n1 और n टोटल की, n1 की जगह क्या लिखा जा सकता है w1 अपॉन, हाँ n टोटल क्या होता है, यहाँ के लिए n टोटल क्या होगा n1 प्लस, वो भी तो है ना, n total is what n1 plus n2, नहीं समझा मेरा बात, तो दिस आर द 10 formulas, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना है 1 टाइम, किसी को कोई प्रॉब्लम अगले सैटरडे तक, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंक्लूडिंग बोल रहा हूँ 6 टाइम लिखा हुआ रहना चाहिए इन योर प्रैक्टिस बुक या पेपर व्हाटएवर इट इज, समझ गए, 2 times everyone, रोज 2 बार, 10 बोले थे ना मैं, सारे मतलब क्या है 10 ही तो है, 10 में कहां से सारे हो गए बाबा, सारे तो तब होते जब वो लिस्ट पूरी दी होती, भूल गए, वो दे दूं चाहिए तो दो 2 टाइम्स, ये 10 फॉर्मूले है, ठीक है, तो अभी कितने टाइम हो जाएगा 12, एक ही एम है अपना, ये 12, ये जो 10 है ये याद हो जानी चाहिए, मैं आपको पूछूं व्हाट इज मोलैरिटी, तो तुम सिर्फ इतना बता दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस फार्मूला लर्न हो जाना चाहिए, क्लियर है मेरा बात, एवरीवन नोट इट डाउन। तभी तो मैं बोल रहा था आज मेरे को 1 घंटा पढ़ाना है।